चलो लेट्स स्टार्ट. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे हम लोगों ने डिमांड के लिए किया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस. अब हम लोग सिमिलरली समझेंगे व्हाट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड टू द चेंज इन प्राइस. मतलब कि अगर प्राइस थोड़ा इंक्रीज होता है या प्राइस डिक्रीज होता है तो उससे आपका क्वांटिटी सप्लाई कितना चेंज होगा. नाउ यू आर एज अ प्रोड्यूसर, फॉर एग्जांपल आपका एक रिटेल शॉप है, ग्रोसरी शॉप है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप सारा ग्रोसरी रिलेटेड आइटम्स रखते हो अपने शॉप में. तो कोलगेट है, यू हैव, इफ यू जस्ट सी ऑल द टूथपेस्ट, कोलगेट, पेप्सोडेंट, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है. अब अगर कोलगेट का प्राइस 2 रुपीज से एक पैकेट इंक्रीज हो गया तो हाउ विल यू चेंज योर सप्लाई. क्योंकि आइडियली हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का अगर ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी सप्लाइड है, तो ये आपका सप्लाई कर्व है. अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, बट कितने से बढ़ेगा, ये मेन क्वेश्चन है कि कितने से, व्हाट इज द अमाउंट बाय विच इट विल इंक्रीज, दैट इज मेजर्ड यूजिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो यहां हम लोग क्या देखते हैं, अगेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, ठीक है. तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, अगेन द सेम, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. अब यहां पे एक और चीज क्या है कि हम लोग का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था वहां क्या बोला था, वो नेगेटिव है. क्यों नेगेटिव है, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई कम होगा, सॉरी डिमांड कम होगा. अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, उल्टा डायरेक्शंस में जा रहे हैं ना, तो इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, नेगेटिव था. बट यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव. क्यों, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव. व्हाई, बिकॉज इफ द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई विल इंक्रीज, इफ प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई विल डिक्रीज, राइट, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब हम लोग की क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला एकदम सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है. जो हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था वहां पे हमने क्या क्या पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था आर्क इलास्टिसिटी विच इज इलास्टिसिटी ओवर अ रेंज. तो वहां हमने देखा था कि वी टुक, जैसे ये हम लोग का Q1 है, ये Q2 है, ये हम लोग का P1 है, ये हम लोग का P2 है. तो इस रेंज में आपका क्या इलास्टिसिटी है, वी डिड ओरिजिनल मेथड एंड एवरेज मेथड, एंड एक हमने किया था फिर उसके बाद पॉइंट इलास्टिसिटी, जो dQ/ds dP मैंने लिखा था. तो यहां पे भी सिमिलर है, सेम फॉर्मूला है आपका. यू कैन यूज आर्क इलास्टिसिटी, ओरिजिनल मेथड और एवरेज मेथड. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. इफ द प्राइस चेंजेस फ्रॉम 100 to 150, तो आपका इफ यू लेट्स सॉल्व दिस. प्राइस हम लोग का कहां से कहां जा रहे हैं, 100 से 150. तो ये हम लोग का P1 है, ये हम लोग का P2 है. द क्वांटिटी सप्लाइड विल चेंज फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स. So this is a Q1 and this is a Q2. So what is the formula for price elasticity of supply? This is usually the notation. ऐसा होता है notation actually. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बट हम लोग को इतना नोटेशंस यूज नहीं करना. तो क्या होगा, क्विकली Q2 माइनस Q1 अगर हम लोग ओरिजिनल मेथड यूज करें. ओरिजिनल मेथड में क्या था, मैंने बोला था चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी. ये था हम लोग का ओरिजिनल मेथड. और हम लोग का एवरेज मेथड से अगर करेंगे, सो एवरेज मेथड वो चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस इनटू एवरेज प्राइस बाय एवरेज क्वांटिटी. और यहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 150 माइनस 100 इनटू प्राइस क्या है आपका, ओरिजिनल प्राइस 100 और ओरिजिनल क्वांटिटी इज 100. तो ये आंसर निकालो इसका, और यहां पे भी निकाल के बताओ. एवरेज हो जाएगा 100 प्लस 150 बाई 2. 2 एनीवेज कैंसिल आउट होता है, बट ठीक है मैंने लिख दिया है 100 प्लस 120 बाई 2.
ये वाला 20 नहीं आएगा, इतना ज्यादा आ रहा है. 20 कैसे आएगा? 20/50 आएगा ना. 2/5 आएगा ना. 2/5. हाँ, वही तो करना पड़ेगा. क्या आएगा 2/5 मतलब डेसिमल्स में? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. और यहां का बताओ, ये 2/5 इंटू 250/220 क्या है? So it will be almost more or less similar, a little different obviously because the formula is different, but more or less it will be similar. Okay, so that is your very simple price elasticity of supply. Now price elasticity of supply can again be interpreted as, it can be, so for example अगर हम लोग यहाँ पे जैसे देखें, जैसे हमने डिमांड के लिए क्या, that is inelastic, elastic, unit elastic. Similarly we talk about the supply also. So supply can be, I'll just quickly use the diagram. For example, this is my supply curve. ठीक है? And let's say suppose this is another supply curve, S1. Let's say suppose this is the price P1 and this is the quantity Q1. ठीक है? Now let's say suppose there is an increase in the price. There is an increase in the price and the price is increasing to this P2. In this case, this is the new quantity supplied and this is the new quantity supplied. This is the new quantity supplied for the S1 curve and this is the new quantity for the S curve. ठीक है? So this is for the S curve, this is for the S1 curve. Now tell me, the price is increasing by the same amount, but the change in quantity is higher in S. This change in quantity is more for S and for S1 it is only this much. हाँ, S1 के लिए this much and S के लिए इतना पूरा change. So क्या हो रहा है? Price is increasing by the same amount, but the change in quantity is more in case of S. So S is more elastic, more responsive. In case of S, the percentage change in quantity supplied is more than the percentage change in price, hence it is elastic. If this is the case, then your numerator, percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price, will be higher. So it's elastic, meaning it is more responsive to the change in price. The quantity supplied is more responsive to the quantity to the price. Okay, same thing we can do for the inelastic. Now S1 over here is comparatively inelastic because so much change in your price led to only this much change in your quantity. Only this much change in your quantity. With such an increase in price, your quantity is changing just little bit. For example, let us take into account two commodities. Okay? One commodity is a medicine, any medicine item. Okay? And let's suppose one commodity is sugar, or no, not exactly sugar, but we can use any consumer good. Let's suppose a pen. Okay? So what will happen from the perspective of the seller? If the price of one particular medicine increases, will the seller increase the quantity a lot? No, because obviously it's a medicine. You cannot just go and consume it, right? So they will increase it to some extent.
Whereas if a price of a pen increases, the seller will think that okay, I will get good profit out of it, they will increase it. Now also consider another factor, which is time period. For example, you are the seller. Okay? Today the price is increasing. Today the price is increasing. Can you increase the supply today itself? You need time to increase supply, right? If you are a manufacturer, you will need raw materials, you will need labor and everything to increase the supply. And if you are a retailer, the end seller, then in that case also you need to purchase it from somewhere and then only you can increase your supply. So if I consider time period, in a very, very small time period, your supply will be what? Elastic or inelastic? In a very small, inelastic, because you cannot change the supply in a given very short time span. But if I give you 1 month time, if I give you, then you can definitely increase the supply. So if longer the duration, more it becomes elastic. Got it? Understood? So this is your inelastic and this is your elastic. Again, unit elastic we have done when your change in quantity is equal to the change in price. It is very difficult to find such kind of, any real life example. Then we have perfectly inelastic. What do you mean by perfectly inelastic? When again, here the percentage change in quantity supplied is equal to 0, meaning your price is changing a lot but supply is not changing at all. And similarly, let's talk about perfectly elastic. Price is changing a little bit but your supply is changing by infinite. Okay, again it's difficult to find any real life example for these commodities. So here I have made the diagram, as you all can see. This is the, so if you consider these two diagrams, S and S1, for both this, for S1, this is touching the x-axis, the horizontal axis, and S is touching the vertical axis. So whatever supply curves you make which will touch your x-axis will be inelastic. And that is what you see. Any curve which touches your horizontal will be inelastic. Whereas here in case of S curve is touching your this part, vertical axis. So any curve which touches your vertical axis will be your what? Will be elastic. Okay? So any curve which touches the y-axis will be elastic. And again, this is your unit elastic which passes through the origin. So change in your percentage, change in your price will be same as your this change, and this change will be same. This change and this change will be same. In case of 0, it means that there is no change. It's a straight line. So even though your price, see, your price is increasing from P1 to P2, your quantity still remains the same. There is no change in the quantity. Understood? Clear? Let's talk about the different factors which affects the price elasticity of supply. We have already studied the I've already discussed a few. I've discussed about the time period, that if your longer the time period, if I give you that, okay, the price is changing right now, what will be the elasticity in the next 1 month? Obviously, you can change the supply. So, longer the time period, more will be the elasticity. Longer the time period, more will be the elasticity, because you will be able to change your supply. Whereas, if I say less time period, if you have less time period, then your elasticity will also be lower. It will be more inelastic. Okay? Because you cannot change your supply in an instant. You need some time. What is, then let's talk about flexibility of storing. For example, vegetables, fruits, mangoes. What happens? So usually during these mango seasons and all, what they do is they purposely sometimes increase the price by creating shortage in the market. Okay? So for example, if I tell you that I have this facility with me where I can store mangoes, and without them getting riped or without them getting destroyed, I can just store mangoes in a proper,
placed, maybe for 15 days, 20 days, 1 month, whatever. So what I will do, if the price increase, I am waiting. When the price increases, I will increase my supply. But what if there is no area where I can store? For example, with poor farmers. Farmers do not always have a proper storage house. So when there is overproduction of any crop or any vegetable or any fruit, they have to instantly sell it because they cannot store it anywhere. So if they have to instantly sell it, obviously the price will go down. But if they could have been able to store it somewhere, they will wait for the price to go up. When the price is going up, then they will come in the market and sell their product. Okay? So that is the feasibility of storing. If you have that power of storing with you, then you can obviously, it will be more elastic. Like potato, they store, right? Correct. Okay? Next, nature of the goods. If the goods are perishable meaning it gets destroyed, it gets bad very easily. Then, for example, fruits and vegetables, these are perishable. You cannot keep it for more than a week. So what happens when it's perishable? Obviously, when the price goes up, you cannot still change the supply. You cannot instantly have too much in supply. Or when the price goes down, you cannot have less goods sold. You have to sell it what you have with yourself. For example, you might have seen if you have gone for vegetable shopping or fruit shopping, what they usually do is now, when, for example, if you go at the day end of the day when they are, leaving the marketplace, when you go and you buy, for example, bananas. Now, there are some bananas which are already very ripe, मतलब एकदम पक चुका है, ठीक है? So, obviously, now these people, if they keep this banana for the next day, then it will be destroyed. They will not be able to sell it, right? So if you go and if you ask that I will give this banana to me at a lower price, they will be willing to give you at a lower price because it's a perishable commodity. Anything which is perishable, you cannot make it elastic. उसका supply अब ज़्यादा change नहीं कर सकते. अगर price बहुत कम हो जाता है, तो आप उसको store नहीं कर पाओगे अपने पास. जो आपने प्रोड्यूस बना दिया है वो आपको बेचना पड़ेगा. अंडरस्टैंडिंग? वो उतना आपको सेल करना पड़ेगा. वही अभी फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हुआ लास्ट 2 days में, जब ये इतना ज्यादा कैलकाटा में साइक्लोन आया, सो मैंगोज जो राइप्ड मैंगोज थे वो गिर गए एंड दे वर सेलिंग इट एट अ लोअर प्राइस फॉर 1 or 2 days. वाई? बिकॉज ये पेरिशेबल गुड है. दे कैनॉट वेट फॉर द प्राइस टू गो अप, राइट? अंडरस्टूड? तो पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं वो क्या होंगे? वो इनइलास्टिक होंगे. यस और नो बोलो. ठीक है. एंड सिमिलरली ड्यूरेबल गुड्स, टीवी, मोबाइल फोन्स, हो सकता है ना कि आप वेट करो फॉर द प्राइस टू इंक्रीज एंड तभी आप उसको सेल करोगे, क्योंकि उसमें कुछ खराब होने वाला बात नहीं. यू कैन स्टोर इट इजीली, बट दिस यू कैनॉट स्टोर, राइट? एंड इसका मैंने जो यहाँ पे बात बोला था, सो लेट्स टॉक अबाउट टाइम पीरियड. If the time period for the production is very long, तो ये 2 चीज होते हैं. देखो, मैंने जब टाइम पीरियड बोला, देर आर 2 एस्पेक्ट्स टू टाइम पीरियड. तो मैन्युफैक्चरर हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम मैन्युफैक्चरर हो फॉर एग्जाम्पल, तो अगर तुमको कोई जो तुम आइटम बना रहे हो, जो तुम प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, इफ दैट प्रोडक्ट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू प्रोड्यूस, मान लो तुमको 6 महीना लगता है वो बनाने में, एंड देन यू कैन सेल इट. अगर आज के दिन पे उसका प्राइस बढ़ जाता है, अगर आज के दिन पे उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो तुम क्या आज ही उसका सप्लाई इंक्रीज कर पाओगे उतना? यू विल नीड 6 months फॉर द प्रोडक्शन. अगर तुम सोचोगे आज की आई विल हैव टू इंक्रीज,
the supply of this product, then you will have to wait for the next 6 months to in order to produce and sell it. अगर तुम्हारे पास stored है, तुम उसको बेचो, that's a different thing. But in general, to increase the supply, you will have to wait. So longer the time period of production, lower will be the elasticity. क्योंकि आप उतना चेंज नहीं कर सकते जल्दी जल्दी अपना सप्लाई. You will have to wait for the production to complete and then you can sell it more or you can undersell whatever it is. Got it? Correct. और एक दूसरा चीज जैसे कार्स का क्या होता है, अभी महिंद्रा का कोई कार आया था, तो जैसे ही लॉन्च मतलब जैसे ही अनाउंस हुआ, सेम डे उसी समय आई थिंक इतना 1000+ बुकिंग्स हो गया. ऑब्वियसली अब बुकिंग उस दिन हुआ है तो सबको उसी समय तो नहीं मिलेगा, इट विल टेक टाइम जो भी. सो जब आपका लॉन्गर प्रोडक्शन टाइमिंग होगा तो आपका इलास्टिसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आप इंस्टेंटली चेंज नहीं कर सकते हो. गॉट इट? ठीक है. और ये वाला जो मैंने लिखा है लेसर टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड टू चेंज द सप्लाई. तो ये सेम चीज हुआ. मतलब अगर आप रिटेलर हो तो आपको अगर मैं बोलूं आप अभी आज प्राइस बढ़ा, आज के आज आप अपना सप्लाई बढ़ाओ, आप नहीं बढ़ा पाओगे. यू विल नीड टाइम, राइट? यू विल नीड टाइम. तो ये आपका हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट प्राइस या फिर लेट्स से क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. तो इसमें क्या होता है ना, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं हम. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, दिस इज बेसिकली द परसेंटेज चेंज इन quantity demanded or quantity supplied obviously of one good, let's suppose this good is X, with change in price of other good, let's suppose Y. तो यहां कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका नोटेशन ऐसे देते हैं. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी को CE लिखते हैं, जहां हम लोग बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ X डिमांडेड या सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड Y. सो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं, इट इज बेसिकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ Y. फॉर एग्जाम्पल पेप्सोडेंट, कोलगेट, दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट है कि कॉम्प्लीमेंट है? सब्स्टिट्यूट है. तो प्राइस ऑफ पेप्सोडेंट, चलो मान लो कि प्राइस ऑफ पेप्सोडेंट, ठीक है, इसको हम लोग Y मानते हैं, ये इंक्रीज हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, सप्लाई का अलग वर्क करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोलगेट जिसको हम लोग X बोल रहे हैं, वो क्या होगा, कम होगा कि इंक्रीज होगा? Correct. It's a substitute, so it will increase. Correct. So these are what? These are substitutes. Substitutes के केस में हमने पढ़ा है, अगर price of other commodity increases, substitute increases, our own good, the quantity increases for our own good. ठीक है. But कितना amount से increase होगा? That is measured using cross price elasticity of demand. कितना परसेंटेज चेंज होगा इन योर क्वांटिटी ऑफ गुड X विथ चेंज इन प्राइस ऑफ
y. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको और सॉल्व करने का तरीका है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x बाय चेंज इन प्राइस ऑफ y इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, आर्क मेथड अगेन. बट यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे आपका कमोडिटी का प्राइस नहीं चेंज हो रहा है, दूसरे कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है. सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर substitutes, because if price increases quantity increases, if price will decrease quantity will decrease. Pepsodent का price कमेगा, you will go and buy Pepsodent, you will not go and buy Colgate. Got it? Similarly, let's talk about price of bread and price of butter, sorry, quantity of butter. So price of bread अगर मैं बोलूं बढ़ेगा, तो बटर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ब्रेड बटर. ठीक है, खा सकते हैं, बट यूजुअली ब्रेड बटर, टी शुगर को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कंज्यूम्ड टुगेदर. तो अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ेगा तो आप क्या करोगे? बटर कम कंज्यूम करोगे, क्योंकि आप यूजुअली लेट्स सपोज बटर खाते हो ब्रेड में. ठीक है, सिमिलरली अगर इसका प्राइस कम होगा ब्रेड का, इफ द प्राइस ऑफ ब्रेड गोज डाउन, देन यू विल कंज्यूम मोर ऑफ ब्रेड एंड मोर ऑफ बटर ऑल्सो, राइट? प्राइस ऑफ ब्रेड गोज डाउन, you will consume more bread, you will consume more butter, so butter ka quantity goes up. That is what you want over here. So it is always in the opposite direction, meaning it will always be negative. Because if this is positive, if the percentage change in price is positive, meaning price is increasing of butter or bread, then quantity demanded of butter will go down, so it will be negative. Yes or no? It will be negative. So it is always negative. Now question आता है, if the cross price elasticity is negative, if the cross price elasticity of demand is negative, then tell me whether it is a substitute or a complement. It's a complement. Got it? ठीक है? Okay. Obviously unrelated goods होते हैं. There is something called as unrelated goods. So in case of unrelated goods, what will happen? In case of unrelated goods, what will happen? It will be zero. अलग है, फर्क ही नहीं पड़ा. Let's suppose increase in the price of this pen, which I can only use on my writing keyboard. Increase in the price of this is not related to a notebook, क्योंकि कोई relation नहीं है. There is no relation between this, right? So this is your cross price elasticity. Now we can do one example over here. Let's take one example. So let's suppose let's calculate the cross price elasticity. Let's calculate the cross price elasticity when price of petrol increases from 103 to, let's suppose, 110. ठीक है? Then demand for cars, petrol cars, goes down from 1000 to 990. Why is it going down? Because these are complements. So if the price of petrol goes up, your demand for car goes down. Complement. How to calculate the cross price elasticity? How to calculate the cross price elasticity? बोलो.
percentage change in quantity demanded of cars by percentage change in price of, और कैसे निकालेंगे इसको, change in quantity demanded of cars divided by change in price of petrol into original price and original quantity. ठीक है, या फिर आप इसको पूरे चीज को ओरिजिनल मेथड है ये, आप डायरेक्टली परसेंटेज चेंज अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो. तो कैसे करेंगे बताओ, 110 माइनस 103 डिवाइडेड बाय 990 माइनस 1000. ओ नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, क्वांटिटी ऊपर जाएगा ना. 990 माइनस 1000 minus, and this will be 103 by 10 by 7 minus 10 by 7 into 103 by माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स. ठीक है, करेक्ट, इट विल बी नेगेटिव. ठीक है, अंडरस्टूड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो अभी हम लोग क्या करें, बार बार हम लोग जो ये सब पढ़ रहे हैं, सो दीज आर व्हाट बेसिकली, जब हम लोग ने पढ़ा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ आवर ओन गुड, तो हम लोग व्हाट वी वर कीपिंग इन द न्यूमरेटर, change in demand of our own commodity with respect to change in the price of the other commodity. When I am talking about price elasticity of demand, what I mean is the change in the quantity of our own commodity divided by the change in the price of our own commodity again. Then it is price elasticity. And cross price elasticity is what? That change in the quantity of our good divided by the change in the price of other goods. That's your cross price elasticity. Now let's talk about income elasticity of demand. Meaning, what is the responsiveness of quantity demanded with change in the income? Not change in the price, not change in other price of the other commodity, but change in your own income. So here, what is income elasticity of demand? Basically, this measures again the percentage change in quantity demanded for a good or a service with a percentage change in income. Everything else remains the same. So how to measure this again? This is IE. This is how we write it. So income elasticity of demand, or it can be supply, is percentage change in quantity demanded by percentage change in income. ठीक है ना, ठीक है, simple. So basically what I am trying to say over here, is if your percentage change, now let's say suppose if I tell you it's a normal commodity, ठीक है, there are two types of good. So if I tell you it's a normal good, what do you mean by a normal good? If your income goes up,
What is a normal good? Let's suppose a car. और क्या हो सकता है? What is a normal good? बताओ. बेसिक फूड्स जैसे आपके हाँ, फर्नीचर, ठीक है, और फूड आइटम्स, ठीक है, लग्जरी फूड या हेल्दी फूड, कॉस्मेटिक्स, वेरी गुड, healthy food, commercial goods. So all of these demand will go up. अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आप ये सब का डिमांड इंक्रीज करोगे. मीनिंग दिस, इफ दिस इज पॉजिटिव, इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव increase. My income is increasing by 10%. So if my income is increasing by 15, 20, 30%, what is the increase in the, it will always increase. Then it is, if it is positive, meaning positive ना, दोनों में increase आपका positive है. So if it is positive, then it is considered as a normal good. And what is an inferior good? There is something called as inferior good as well. What is an inferior good? If your income goes up, then the demand for inferior good goes down. ठीक है. If your income goes up, then the demand goes down. For example, बहुत पहले, like we used to study very long back, that ज्वार, बाजरा, जनरली ज्वार को ही हम लोग एकदम inferior good बोलते हैं. That if your income goes up, you will consume less of jowar. But nowadays people are understanding the health benefits of jowar, bajra and all these. So these are no longer your inferior goods, because people have understood the healthy benefits of these commodities. So inferior good क्या होता है? अभी आज के जमाने में आप inferior good किसको बोल सकते हो? सोचो थोड़ा. जो आपका इनकम बढ़ेगा, you will consume less of those goods. क्या हो सकता है ऐसा? एकदम डेली लाइफ में एग्जाम्पल. हाँ, कंसिडर अलग अलग ब्रांड्स. एकदम बेसिक एग्जाम्पल बोलूं. आप ऑफिस जाते हो, यू आर गोइंग टू ऑफिस. सो लेट्स इमेजिन यू आर गोइंग ऑफिस यूजिंग, when you are traveling to office, when you are commuting to your office, in that sense, what is your, when you are commuting to your office, in that sense, what is a normal good and what is an inferior good? Tell me. So inferior good can be traveling by bus, traveling by taxi. ठीक है, एसी कैब कैन ऑल्सो बी अ नॉर्मल गुड. ठीक है ना. रैपिडो, बस, टैक्सी, ऑटो, ऑल दीज थिंग्स, वॉकिंग, वट एवर कम्स ओवर हियर. तो इफ योर इनकम इंक्रीजेस, will you prefer this? And what is a normal good? Maybe your own car, maybe AC cabs. So if your income increases, you will consume more of inferior good or more of normal good? If your income increases, you will consume more of normal and less of inferior. That is what we have seen यहाँ पे. Meaning, if your percentage change in income is positive, it's increasing, then the percentage change in quantity demanded of an inferior good will be negative, it will go down. So your income elasticity of demand will be negative always for inferior good, and for normal good it will be always positive. बहुत एक्सट्रीम रिस्क कवर्स. हाँ,
दैट इज, तो नहीं, दैट इज अगेन वो इंफीरियर ही है, बट मे बी फॉर एग्जाम्पल, गुड क्वेश्चन, लेट्स से ये तुम्हारा इलास्टिसिटी का ही पार्ट है, समझो अब इस चीज को. फॉर एग्जाम्पल योर इनकम इज इंक्रीजिंग बाय 15%, बट माइजर कंजूस इंसान जो नहीं होता, आप वो हो, ठीक है, एंड यू आर ट्रेवलिंग बाय बस, योर इनकम गोज अप बाय 15%, मे बी 15% इज नॉट टू मच फॉर यू, हो सकता है, ठीक है, तो 15% से आपका इनकम बढ़ा. सो इफ दैट केस, अगर आप अगर आप इनकम इलास्टिसिटी निकालते हो, विच इज चेंज इन योर परसेंटेज चेंज इन योर क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन योर इनकम, तुम बोल रहे हो कि परसेंटेज चेंज इन इनकम इज 15% पॉजिटिव, मेरा इनकम बढ़ा. क्वांटिटी डिमांडेड सुनना ऑफ इंफीरियर, ठीक है, एंड ऑफ इंफीरियर गुड एंड नॉर्मल गुड का लेते हैं, ठीक है. तो क्या होगा मेरे केस में, नॉर्मल गुड इज लेट्स सपोज एसी कैब, वीक मंथ में 25 days यू आर गोइंग टू ऑफिस, इग्नोरिंग सैटरडे संडे, 24 to 25 days, whatever 24-25 days you are going to office, every day you are going by bus. Now since your income has gone up by 15%, maybe someday when you are not feeling well, you are traveling by cab. So here the normal good, which is cab, in that case your quantity demanded might have gone up by 15%, 2%, let's say suppose, and here ये जो कम हुआ इधर, तो लेट्स सपोज ये थोड़ा स्लाइट कम हुआ इधर, -2% से कम हुआ, बट बहुत कम हुआ. एज इन अगर तुम अब इसको सॉल्व करो, 2/15 कितना होता है? 0.13. तो 0.13 ही चेंज हुआ खाली, बट ये तो आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है ना. अब हो सकता है एक चीज और, तुम जो बोल रहे हो कि 15% चेंज इंक्रीज है एंड स्टिल द पर्सन इज नॉट ट्रैवलिंग बाय कैब, मे बी उस इंसान के लिए कैब इज नॉट अ नॉर्मल गुड, कैब इज अ लग्जरी गुड. बस इज नहीं, माइंडसेट नहीं, इनकम इज वेरी लो. इनकम इतना लो है कि 15% इंक्रीज होने से भी बहुत इंक्रीज नहीं माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल तुम देखो, तुम्हारा एक ऑफिस का मेड, मतलब घर का मेड एकदम स्मॉल लोएस्ट अर्निंग स्टाफ, जिसको तुम मंथ का लेते सपोज किसी को 5,000 दे रहे हो, लेट्स से सपोज, ठीक है, वो द पर्सन टोटल इज अर्निंग 10,000 मे बी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10,000 से भी मान लो अगर कम कमा रहे. इफ यू इंक्रीज दैट पर्सन इनकम बाय 15%, विल दैट पर्सन ट्रैवल बाय कैब? नो, स्टिल ट्रैवल बाय बस or train, because for that person cab is a luxury, bus is your normal, maybe walking is your inferior. Got it? So हर इंसान का, इसीलिए मैंने क्या बोला, this commuting office, for example, let's talk about Mukesh Ambani. Do you think bus, taxi, walking is anywhere inferior for that person? No. Maybe traveling through a normal car is inferior and traveling in a Porsche is normal. ठीक है, so what level of income आपका है उसके according normal, जब भी whenever you're talking about normal good and inferior good, it is the level of earning that decides. For example, in India, traveling by own car is still a luxury for many people. But having our own vehicle in US is not a luxury. It's a normal good. Having your own car is a normal good in US. But having your own car in India is still a luxury. That depends on the level of income of the person. Whatever it is, आपका normal and inferior, आपका normal inferior will be different from some other person का normal and inferior का definition. Yes, जैसे मैंने उस दिन स्टेपल के लिए बोला, राइस इज अ स्टेपल फूड फॉर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल इन वेस्ट बंगाल हु आर अर्निंग वेरी लो. तो इफ योर इनकम गोज अप,
वो ये इंफीरियर गुड जो है उसको वो मतलब सॉरी प्राइस, इफ द प्राइस गोज अप, वो इस इंफीरियर गुड को और कितना ज्यादा मतलब वो नहीं कम कर पाएंगे, उनको यही और इंक्रीज करना पड़ेगा ना मे बी। समझ रहे हो? ये होता है आपका डिफरेंस इन नॉर्मल एंड इंफीरियर, दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम दैट यू आर अर्निंग। एंड देर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ गिवन गुड दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। विथ रिस्पेक्ट टू इनकम हम लोग क्या समझ रहे हैं? नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड। करेक्ट, ठीक है। यू कम्यूटिंग टू ऑफिस विल बी डिफरेंट देन कम्यूटिंग ऑफ ऑफिस टू मुकेश अंबानी, ऑब्वियसली। ठीक है, अंडरस्टूड? दैट इज योर इनकम इलास्टिसिटी। तो 3 तरह का इलास्टिसिटी है। प्राइस इलास्टिसिटी विच इज चेंज इन, ऊपर न्यूमरेटर इज सेम, चेंज इन द quantity demanded of our own good with change in the price of our own good. This is price elasticity. Cross price elasticity क्या हुआ? Change in the quantity demanded of own good divided by the change in the price of other good. And income is change in the quantity demanded divided by the change in the income of R. ठीक है, understood? Elasticity